और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हरियाणा से करमबीर बौद्ध को उम्मीदवार घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम का नाम सामने आ रहा है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हरियाणा से करमबीर बौद्ध बनाए गए कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया गया। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और देखिए करमबीर बौद्ध का नाम लगातार चर्चा में था। हरियाणा न्यूज की तरफ से भी लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी कि करमबीर बौद्ध ही वो नाम है जो आज नामांकन दाखिल करेंगे। करमबीर बौद्ध पर ही फाइनल मुहर लगाई जाएगी और ठीक वैसा ही हुआ। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आधिकारिक ऐलान का इंतजार था और अब ऐलान किया जा चुका है। करमबीर बौद्ध राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हरियाणा से करमबीर बौद्ध कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा न्यूज पर लगातार इस बात को लेकर चर्चा हम कर रहे थे कि करमबीर बौद्ध पर ही फाइनल मुहर लगाई जाएगी। करमबीर बौद्ध ही आज नामांकन दाखिल करेंगे और करमबीर बौद्ध क्यों पार्टी के लिए इस समय सबसे उपयुक्त हैं, इसको लेकर भी हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे और अब ये आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से घोषणा कर दी गई है। करमबीर बौद्ध राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। देखिए सर्व स्वीकार्य चेहरा है। सबसे बड़ी बात ये माना जाता है कि करमबीर बौद्ध किसी भी समुदाय, माफ कीजिएगा, किसी भी खेमे या किसी भी गुट से जुड़े हुए नेता नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यही है कि गुटबाजी को किस तरह से दूर करना है, किस तरह से ऐसा कोई उम्मीदवार चुने जिससे गुटबाजी का असर ना पड़े। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हरियाणा से करमबीर बौद्ध कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। हरियाणा न्यूज लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए था और लगातार इस बात को लेकर चर्चा भी हम कर रहे थे कि करमबीर बौद्ध के नाम पर ही फाइनल मुहर लगेगी। हालांकि देर रात तक आधिकारिक ऐलान का इंतजार होता रहा और अब सुबह आधिकारिक ऐलान किया जा चुका है। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज, सुगबुगाहट तेज। अब कांग्रेस की ओर से भी आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा चुका है, लेकिन जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि कई ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर ये तो तय माना जा रहा था कि करमबीर बौद्ध ही राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाएंगे। ये सूची आपको दिखा रहे हैं जो कांग्रेस की ओर से जारी की गई। इसमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के राज्यसभा उम्मीदवारों की ये सूची है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। हरियाणा की बात करें तो यहां से करमबीर सिंह बौद्ध के नाम पर फाइनल मुहर लगी है। एसटी समुदाय से आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात पार्टी में किसी भी खेमे या गुट के नेता नहीं माने जाते हैं, सर्व स्वीकार्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि सभी को पसंद है और पार्टी में लगातार जुड़े रहते हैं, भागीदारी करते हैं, तमाम कार्यक्रमों में नजर आते हैं। अब ऐसे में उनकी कार्यशैली का, उनके कार्यों का ये इनाम पार्टी की ओर से दिया गया है। करमबीर सिंह बौद्ध कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए गए। इसके साथ ही ये पूरी सूची आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कांग्रेस की ओर से कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि काफी देर कांग्रेस की ओर से की गई, लगभग अंतिम क्षण, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है, सूची जारी कर दी गई है, लेकिन अंतिम क्षणों में ये सूची जारी की गई और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। जब से भाजपा की ओर से उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया उसके बाद सबकी नजरें इस पर ही थी कि अब कांग्रेस किसके नाम पर फाइनल मुहर लगाती है।
अमित तिवारी और महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्या कुछ जानकारी देखने को मिल रही है? देखिए, अब आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अंतिम क्षणों में ऐलान किया गया और हम भी लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि करमबीर बौद्ध ही होंगे जिनके नाम पर फाइनल मुहर लगेगी, और आज ये सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी हरियाणा से करमबीर बौद्ध होंगे और उसी पर मोहर लगी है कि जो सूची जारी की गई है कांग्रेस ने, 6 राज्यसभा जो प्रत्याशी भेजे जाएंगे उनमें हरियाणा से करमबीर सिंह बौद्ध का नाम जो है शामिल किया गया है। अब जिस तरह से, क्योंकि आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, तो कांग्रेस ने काफी देरी से ये फैसला लिया है। हालांकि बीजेपी पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी, लेकिन बीजेपी के बाद जो है कांग्रेस ने आज, जब नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। क्योंकि देखिए, कई तरह की जटिलताएं कांग्रेस के सामने थी कि भी जो प्रत्याशी होगा वो किस गुट से संबंधित होगा, क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो बीते 2 राज्यसभा चुनावों में उसका जो है असर देखने को मिला था कि वहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कांग्रेस पहले से शायद तैयारी कर रही थी और ये स्ट्रेटजी कांग्रेस की रही है कि किस तरह से संतुलन बनाया जाए, और यही वजह रही है कि करमबीर सिंह बौद्ध का नाम जो है राज्यसभा के लिए उनको चुना गया है, ताकि किसी भी गुट के जो नेताओं हैं उनको किसी तरह का असंतोष उनके अंदर ना हो। और आज उससे राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन से पहले एक विधायक दल की बैठक भी कांग्रेस की चंडीगढ़ में आयोजित हो रही है, जहां पर ये करमबीर सिंह बौद्ध भी जो है पहुंचेंगे। और एक कहे कि संतुलन साधने का प्रयास जो हाईकमान की तरफ से किया गया वो शायद कितना कामयाब होगा चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। जी, लेकिन उससे पहले भी हरियाणा न्यूज लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहा था कि करमबीर बौद्ध के नाम पर ही अंतिम मुहर लगेगी। महेंद्र, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अमित तिवारी हमारे साथ हैं। अमित, देखिए, सुगबुगाहट राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी तेज है, लेकिन हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कांग्रेस भले ही देरी कर रही है, लेकिन करमबीर बौद्ध के नाम पर ही अंतिम मुहर लगेगी। अमित, आप सुन पा रहे हैं? अमित, आप तक हमारी आवाज आ रही है? भावना, देखिए, सबसे अहम बात है कि जो कांग्रेस की सूची आने के बाद, यानी कि करमबीर बौद्ध के नाम का ऐलान होने के बाद हरियाणा में एक तरह से तस्वीर स्पष्ट आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा की जो सरजमीन है, जो सियासी जो जमीन रही है, वो थोड़ी उलझी हुई रहती है, और यहाँ तीसरा प्रत्याशी आकर, यानी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी उतरता है, वो एक बड़ा खेला कर देता है। तो इसी कड़ी में ये ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान भी इसी बात को देखते हुए फूंक फूंक कर कदम रख रहा था, और एक ऐसा उम्मीदवार उसे चाहिए था जो सभी पक्षों में, सभी धड़ों में जो स्वीकार्य हो। तो ऐसे में करमबीर बौद्ध, देखिए, अगर उनकी बात की जाए तो वे 5 साल पहले अपनी सरकारी सेवा, यानी कि वे सचिवालय में सुप्रीडेंट के पद से रिटायर हुए, और उसके बाद वे सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहे, और IPS भाई पूर्ण कुमार के सुसाइड प्रकरण में भी वे अगुवा बने रहे। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि वो किसी गुट से तो नहीं है, यानी कि किसी धड़ेबंदी में नहीं थे, लेकिन अब उनकी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद सभी धड़े कितने जो है वो अपने आप को सही उनके साथ सहयोग कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने अपनी तरफ से पूरा जो जोर लगाया है कि अच्छा उम्मीदवार उतारा जाए। हालांकि चेहरा देखिए नया है, राजनीति के लिहाज से वे काफी समय तक जो है वो सामाजिक आंदोलन में सक्रिय तो रहे हैं, लेकिन उतना जो है वो उनका चेहरा अभी तक पॉपुलर नहीं हुआ था। अब देखने वाली बात है कि संजय भाटिया बीजेपी के जो वो एक कद्दावर नेता रहे हैं, उनके मुकाबले में अगर बात की जाए तो कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो थोड़ा कमजोर है। तीसरे उम्मीदवार की बात की जाए तो निर्दलीय उम्मीदवार उतरता है क्या रहेगी स्थिति, यह अभी देखने वाली बात है। कौन उम्मीदवार चेहरा नया सामने आता है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव का जो गणित है वो हमने लगातार उस पर पहले भी चर्चा की हरियाणा न्यूज में, कि जो वोटों की जो संख्या 31 का जो फार्मूला जो बनता है, उसके हिसाब से क्या जो तीसरा उम्मीदवार है वो कांग्रेस में सेंधमारी करेगा, या फिर कई सवाल जो है अभी घूम रहे हैं।
कि आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखने वाली बात यही है कि जो सबसे अहम बात है कि इस चुनाव में करमबीर बोध अभी कांग्रेस के उम्मीदवार उतर आए हैं। 2 सीटें हैं और एक पर संजय भाटिया हैं। उनका सीधे रूप में पहुंचना आसान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अंकों का गणित पूरा बनता है। और देखिए, कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने उम्मीदवार को उतार दिया है, उनकी स्वीकार्यता कैसे होगी, क्या होगा, अभी देखने वाली बात है। जी बिल्कुल अमित, इंतजार करना होगा। हालांकि आपने जैसे पहले भी कहा कि राजनीति में संभावनाएं बहुत आसान होती हैं, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, अंतिम क्षण में भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सियासी पार्टियों के लिए बहुत जरूरी होता है कि मंथन जरूर करें। अमित, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्रदीप, देखिए हरियाणा न्यूज पर लगातार हम इसी बात को लेकर दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि करमबीर बौद्ध पर ही कांग्रेस अंतिम मुहर लगाएगी, और क्यों लगाएगी ये भी हमने दर्शकों को बताया था। अब फाइनल मुहर लग चुकी है। प्रदीप, प्रदीप आप तक आवाज आ रही है? चलिए, प्रदीप से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं महेंद्र आपका रुख करूंगी। महेंद्र, देखिए जिस तरह से तमाम राजनीतिक समीकरणों की हमने बात की, जो विश्लेषक हैं वो यही कहते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी ही होती है। ऐसे में किसी ऐसे चेहरे को चुनना जो सबको साथ लेकर चल सके, जो सबको पसंद आए और जिसका सबको साथ मिले, जो सबको खुद भी साथ लेकर चल सके संगठन के तौर पर, ऐसा चेहरा चुनना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। महेंद्र, कई बड़े नाम, चाहे हम केंद्र की तरफ से बात करें, जो हाईकमान है कांग्रेस पार्टी का, उनकी तरफ से भी चल रहे थे, राज्य की तरफ से भी कई नाम थे, जिनमें राव दान सिंह का नाम था, पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान का नाम था, जितेंद्र भारद्वाज का नाम रहा है। जबकि हम जो हाईकमान की तरफ से जिन नामों की चर्चा हो रही थी, उनमें अलका लांबा का नाम था, बीके हरिप्रसाद था, ऐसे कई नाम थे कि शायद उनमें से कोई नेता हो सकता है। लेकिन ये कांग्रेस का बेहद चौंकाने वाला फैसला रहा है कि करमबीर सिंह बोध को उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी बनाया, क्योंकि वो सरकारी सेवा में रहे हैं, ज्यादा राजनीतिक अनुभव उनके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यहां से प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस जो है कई समीकरण साधना चाहेगी, क्योंकि जिस समुदाय से आते हैं उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। तो पहले जिस तरह से अशोक तंवर के नाम की भी चर्चा चल रही थी, तो उसका विकल्प जो है कांग्रेस ने तलाशा है कि करमबीर सिंह बोध उनके राज्यसभा प्रत्याशी होंगे। और जहां तक समीकरणों की बात करें, देखिए सीधे रूप से समझे तो एक जो राज्यसभा सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाना तय है, दूसरी जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाना तय है। लेकिन यदि तीसरा प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी आता है, उस समय क्या कुछ उलटफेर होगा, क्योंकि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेला होता रहा है। हमने बीते 2 राज्यसभा चुनाव में देखा था कि किस तरह से कांग्रेस के जो विधायक है वो छिटक कर अपनी वोट जो है वो दूसरे तीसरे यानी कि तीसरे प्रत्याशी के पक्ष में देते हुए दिखाई दिए थे। चाहे उसके पीछे कांड कुछ भी हो, चाहे स्याही कांड का जिक्र करें हम, या जो पर्चियां जो है वो बदली गई थी, लेकिन कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो जाहिर सी बात है, 2 चुनावों में हार के बाद जो हाईकमान है या राज्य नेतृत्व है वो ये जरूर सबक लेगा कि कम से कम इस बार ऐसी घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो, और जो प्रत्याशी चाहे वो पार्टी की तरफ से भेजा जाए उसकी जीत सुनिश्चित हो। तो करमबीर बोध ऐसे नाम है जिनको लेकर किसी भी तरह की कोई खेमेबाजी या गुटबाजी अभी तक सामने नहीं है कि वो किस गुट से संबंधित है। तो एक पॉजिटिव बात रहेगी कांग्रेस के लिए कि उन्होंने एक ऐसा चेहरा तो दे दिया जिस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर सकता। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि आज उनके विधायक दल की बैठक है और करमबीर सिंह बोध भी उसमें शामिल होंगे, शीर्ष नेतृत्व जो है राज्य का वो भी उसमें शामिल होगा। तो क्या कुछ आगे रणनीति कांग्रेस की रहती है इस चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल महेंद्र, इंतजार करना होगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या तस्वीर सच में उतनी ही साफ है जितनी दिखाई दे रही है, क्योंकि अंतिम क्षण में भी कुछ भी हो सकता है। नामांकन का समय जब शुरू होगा उसके बाद क्या कुछ होता है, आज नामांकन का आखिरी दिन है, क्या सच में कुछ उलटफेर हो सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। महेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अमित, देखिए जैसा अभी महेंद्र ने भी जिक्र किया कि करमबीर बौद्ध का नाम जिन लोगों का नाम चर्चाओं में था, उनके हिसाब से करमबीर बौद्ध का राजनीतिक करियर उतना सुर्खियों में नहीं रहता, वो खुद भी इतनी सुर्खियों में नहीं रहते। ऐसे में कांग्रेस ने ये चौंकाने वाला फैसला लिया है। अक्सर हम देखते हैं कि बीजेपी शॉकिंग एलिमेंट पे चलती है, लेकिन आज तो कांग्रेस ने ही चौंका दिया है। अमित, आप तक आवाज आ रही है? अगर
पहले के उम्मीदवारों की बात करें तो पहले कई नाम चर्चा में थे, चाहे अशोक तंवर की बात करें, लेकिन अशोक तंवर पर विश्वास जो है वो कांग्रेस हाईकमान दिखाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उनका पिछला इतिहास जो है वो डगमग रहा है। वे बार बार दल बदला है उन्होंने, तो इसलिए कांग्रेस हाईकमान उनके नाम पर जो है वो विश्वास नहीं जता पा रहा था। इसके अलावा अगर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष उदय भान की बात करें तो उन्हें एक गुट का माना जाता है, गुट विशेष से जुड़े हुए व्यक्ति को वे अपना उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते थे। रावदान सिंह का नाम भी इसी वजह से ही संभवतः कटा होगा, या कई और भी कारण होंगे। दूसरा जो है वो दलित चेहरा पार्टी उतारना चाहती थी। ऐसे में एक सर्व स्वीकार्य चेहरा, एक ऐसा व्यक्ति का जो सबको साधने की क्षमता रखता हो। हालांकि देखिए करमबीर बोध में ऐसा कोई खास नहीं है, क्योंकि वे कोई बड़े नेता नहीं है कांग्रेस के, और अभी वे रिटायर हुए सरकारी सेवा से, सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर हुए 5 साल पहले। और उन्हें उनकी अगर बात करी जाए, उन्हें प्रमोशन भी मिलना था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं मिल पाया और वे बिना प्रमोशन इनको उनके रिटायर कर दिया गया। तो ऐसी कई बातें उनके साथ जुड़ी, लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में हरियाणा में क्या परिस्थिति रहती है, अभी विधायकों से मिले के कांग्रेस के विधायकों के साथ मिलकर वे अपना 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। और देखिए इस बीच अगर कोई तीसरा चेहरा उतर आता है तो यह चुनाव पिछले चुनावों की तरह रोचक रहेगा, क्योंकि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का जो रहा है वो काफी रोचक मुकाबला देखने को मिला है, और एकदम से तस्वीर बदलती यहाँ देखने को मिली है। चाहे वो कार्तिकेय शर्मा का चुनाव हो, चाहे सुभाष चंद्रा का चुनाव हो, तो ऐसे में अभी भी उम्मीद है कि कोई तीसरा चेहरा आएगा और सारी तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। और ऐसे में कांग्रेस हाईकमान कितनी पकड़ अपने विधायकों पर रख पाता है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि इस सब के खेल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने आप को सुरक्षित और खुश महसूस कर रही है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जो करमबीर बोध है वो उतने मजबूत उम्मीदवार नहीं है, अभी भी ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। ऐसे में तीसरे उम्मीदवार को कितना समर्थन भाजपा देती है, या ये 2 सीटें हैं जो अगर आंकड़ों के खेल के हिसाब से, विधायकों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो तस्वीर तो स्पष्ट है, लेकिन इस स्पष्ट तस्वीर में भी एक जो पेच है, वो पेच जो है वो तीसरा निर्दलीय उम्मीदवार कितना ताकतवर उतरता है और वो क्या खेला कर सकता है, इस पर निर्भर करता है। जी भावना। बिल्कुल अमित, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीति संभावनाओं से परिपूर्ण है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, और जैसा सियासी समीकरण बन रहे हैं ये तो पक्का है कि कुछ ना कुछ हलचल जरूर होगी, क्योंकि इतनी आसानी से भाजपा भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहेगी। मैं प्रदीप आपके पास आऊंगी। देखिए चलिए, प्रदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमित, मैं आपसे ही इस बारे में चर्चा करूंगी कि बीजेपी आसानी से अपनी एक सीट नहीं छोड़ेगी, ऐसे में अंतिम क्षण का हमें अभी भी इंतजार करना होगा। देखिए भावना, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछली सीटों पर अगर नजर दौड़ाई जाए, 9 अप्रैल 2020 को यह चुनाव हुआ था, इन्हीं 2 सीटों के लिए अब चुनाव होने जा रहा है। उस समय रामचंद्र जांगड़ा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते थे और दीपेंद्र हुड्डा जीते थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जब 2024 में सांसद लोकसभा के बन गए, उस समय में उनकी जो तस्वीर जो है वो उस समय बदली, और वहां किरण चौधरी जो है उनका निर्वाचन इस सीट पर हुआ। और उसके बाद जो है अब देखिए, अब यह सीट 9 अप्रैल को 2026 में खाली होने जा रही है, तो ऐसे में चुनाव होने जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी सीधे रूप में तो एक अपना उम्मीदवार जिता पा रही है, यानी कि संजय भाटिया की जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के लिए भी तस्वीर तो क्लियर है, लेकिन तीसरा उम्मीदवार उतरता है, और अगर वो सेंधमारी करता है और प्रेफरेंस का इसमें सिस्टम चलता है, वोटों का फार्मूला अलग है राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी यह बिल्कुल अपना जो एक उम्मीदवार जो पहले से जो उनके राज्यसभा के सांसद 2 थे, वो संख्या को बरकरार किस प्रकार रख पाती है, निर्दलीय पर भरोसा जताती है, क्या करती है, अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि करमबीर बोध के नाम पर सहमति होने से, उनके नाम की घोषणा होने से यह तो तय हो गया कि कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार के चेहरे सामने आ गए हैं, लेकिन अब तीसरा आदमी कौन आता है यह देखने वाली बात है। अभी भी जो है राजनीति, आपने जैसा कहा कि संभावनाओं से परिपूर्ण है, कई खेले हो सकते हैं। जब तक सियासत में पूरी तस्वीर चुनाव की स्पष्ट नहीं हो जाती, चेहरे सामने नहीं आ जाते, तो ऐसे में कयासों का दौर चलता है, कयास लगाए जाते हैं। अब तक कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम पर कयास लगाए जा रहे थे, संभावनाएं जताई जा रही थी। अब जो है, अब निर्दलीय उम्मीदवार उतरते हैं, कौन उतरते हैं, कितने कद्दावर हैं,
क्या कुछ कर सकते हैं, ऐसी तमाम बातें हैं जो अभी चर्चाओं में है। और ऐसा विधायकों में भी चर्चा में है और हरियाणा की सियासी गलियारों में भी यह चर्चा है कि तीसरा उम्मीदवार आएगा और कुछ न कुछ जो है वो राजनीति की तस्वीर, जो सियासी तस्वीर है राज्यसभा चुनाव की दोनों सीटों की, वो उलट फरे कर सकता है। जी भावना। बिल्कुल अमित, हालांकि आपने जब एक बात का जिक्र किया कि भाजपा सुरक्षित महसूस कर रही है और खुश महसूस कर रही है, इसको लेकर मैं महेंद्र आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये वाक्य कहीं ना कहीं सही देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीधे तौर पर बिना किसी देरी के उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया गया, दूसरी तरफ कांग्रेस ने इतनी देरी की, क्या स्ट्रेटेजी थी या भय था कांग्रेस का? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस बीते 2 चुनावों में देख चुकी है कि किस तरह से जो प्रत्याशी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से भेजा गया था उसको यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। किस तरह से जो निर्दलीय प्रत्याशी जो उतरे थे वो काफी हैवी वेट माने जा रहे थे, चाहे हम कार्तिकेय शर्मा की बात करें या सुभाष चंद्रा की बात करें। और इस बार भी यदि कोई इस तरह का कोई प्रत्याशी मैदान में आता है तो उसका सीधा असर कांग्रेस पर पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो आंकड़े हैं, क्योंकि सदन के अंदर हम बात करें, हरियाणा में बीजेपी के पास 48 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 37 विधायक है। 2 विधायक जो है इनेलो के पास है और बाकी जो है निर्दलीय हैं। इनेलो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं देगी, यह बिल्कुल तय माना जा रहा है कि कांग्रेस को इनेलो का समर्थन चुनाव में नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 से 8 विधायकों का ही खेल रह जाता है कि जब कोई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आएगा तो उसको कांग्रेस के 7 से 8 विधायक ही जो है अपने पक्ष में लाने पड़ेंगे। यही वजह मानी जा रही है कि जिस तरह से पहले 6 विधायकों के साथ खेला हुआ था, अब की बार ये संख्या बढ़कर कहीं 8 ना हो जाए, 8 विधायकों के साथ जो है खेला होकर तीसरा जो निर्दलीय प्रत्याशी राज्यसभा के लिए आएगा वो चुनाव जीत जाएगा। और बीजेपी की जहां तक बात करना चाहूंगा, देखिए, राज्यसभा अपर सदन है और वहां पर अपनी सीटों की संख्या बीजेपी जरूर बढ़ाना चाहेगी, क्योंकि वहां जो नंबर्स हैं वो कई मायनों में महत्वपूर्ण होते हैं। कि किस तरह से जो बिल राज्यसभा में पास होते हैं, कई बार वो अटक जाते हैं, लोकसभा में पास होने के बावजूद भी राज्यसभा में अटक जाते हैं। ऐसे में वहां पर एक एक संख्या बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो वो बीजेपी यानी सत्ता पक्ष है, उसकी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि किसी तरह से कोई भी किसी तरह के समीकरण बनते हैं कि राज्यसभा के हरियाणा के चुनाव में वो निर्दलीय प्रत्याशी यदि कोई चुनाव जीतता है तो अपने विधायकों का समर्थन वो उसको कर सकते हैं। ऐसा पहले भी होता है कि जो भी निर्दलीय प्रत्याशी उतरे थे कि बीजेपी के विधायकों ने उनको अपना वोट दिया था, तो इस बार भी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में तीसरा जो नाम जो आज शाम तक साफ हो पाएगा कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर में कौन सा जो उम्मीदवार है वो मैदान में आएगा, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि ये चुनाव जो है वो सीधा सीधा रहने वाला है कि चुनाव में कई पेच फंसने वाले हैं। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए, बीजेपी की अगर हम बात करें तो अपनी सियासी ताकत के लिए जानी जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रणनीति पूरी तरह से तैयार की जा रही, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि राज्यसभा में बहुमत बनाना बहुत जरूरी है ताकि जो कामकाज हैं वो भी आसानी से हो सके, कोई बिल पास करना हो वो भी हो सके। तो यानी कुछ ना कुछ जरूर खेल देखने को मिल सकता है महेंद्र। बीजेपी अपने एक प्रत्याशी के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। उस जो संजय भाटिया को उन्होंने मैदान में उतारा, उनका तो राज्यसभा जाना बिल्कुल तय है। तो बीजेपी का जो फोकस है वो अब बाकी जो कांग्रेस के विधायकों की तरफ ही रहेगा कि उनमें किसी तरह की यदि कोई निर्दलीय प्रत्याशी इतना मजबूत आता है जो कुछ एक विधायकों को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाएगा, तो वहां जरूर बीजेपी को एडवांटेज रहेगा कि जिस तरह से पहले 2 चुनाव में हमने देखने को मिला था कि बीजेपी ने अपने विधायकों को निर्दलीय राज्यसभा प्रत्याशी के समर्थन में वोटिंग के लिए इजाजत दे दी थी। इस बार भी शायद वही स्थिति रहेगी, निर्दलीय प्रत्याशी जरूर उतरेगा, इसकी जो प्रबल संभावनाएं जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि जिस तरह से करमबीर बोस, जिनको राज्यसभा में के लिए कांग्रेस ने उतारा है, उनका कोई मजबूत राजनीतिक पकड़ नहीं है। उनका जो कांग्रेस के विधायक है उनके साथ सीधा कोई संपर्क नहीं है। पार्टी गाइडलाइन की बात करें या पार्टी प्रेशर की बात करें, उसी के आधार पर जो है उनको वोट पड़ सकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत या राजनीतिक ये कहें कि उनका कोई वजूद अभी तक हरियाणा की राजनीति में मुख्यतः नहीं देखा गया है। तो ऐसे में ये बड़ी बात रहेगी कि क्या जो कांग्रेस के विधायक हैं तो उनके समर्थन में मन से आएंगे
या पार्टी के जो उनकी तरफ से निर्देश दिए गए उसके अनुसार जाकर उनको वोटिंग करेंगे, तो ये बड़ी बात रहेगी। क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि राज्यसभा चुनाव में जब अजय माकन को यहां से उम्मीदवार बनाया गया था तो वो पार्टी के जो राज्य के नेता थे उनकी भावनाओं के अनुरूप नहीं था। यही वजह रहा कि कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। शायद यही परिस्थितियां अब की बार भी बन सकती हैं, ऐसी जो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए राजनीतिक पहलू है और राजनीतिक समीकरण बेहद जरूरी होते हैं कि विधायक जो है मन के साथ उनके वोटिंग करने के लिए जाएं। कि कुछ उलटफेर हुआ तो कांग्रेस को एक तीसरी बार जो है कहीं ना कहीं हार का सामना भी करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल महेंद्र, देखना होगा क्या कुछ होता है। अमित, देखिए जिस तरह से गुटबाजी एक बड़ी चुनौती रही है कांग्रेस के लिए, अब कांग्रेस के नेता इस बात को माने या ना माने, कितना भी इस बात से इनकार करते रहे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं वो इसी बात का संकेत देती है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी पार्टी में जरूर है। और राज्यसभा चुनाव कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का एक सबसे बड़ा मौका होता है, यानी कांग्रेस के लिए ये बड़ा टेस्ट होने वाला है। अमित, उसका इलाज नहीं हो सका और जैसे जैसे उसका इलाज किया वो उसका मर्ज जो है वो बढ़ता चला गया। तो ऐसे में एक स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए इस चुनौती से निपटना जो है एक बड़ी चुनौती है, इस गुटबाजी से निपटना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि सीधे रूप में देखिए जब गुटबाजी होती है, धड़ेबंदी होती है तो पार्टी को नुकसान पहुंचता है। और शायद इसी संभावनाओं को देखते हुए ही करमबीर बौद्ध जैसे चेहरे को उतारा गया ताकि किसी एक धड़े का उन पर जो है ठप्पा ना लगे। और करमबीर बौद्ध ऐसा चेहरा भी है कि किसी एक रूप में किसी एक धड़े से उनका जुड़ाव नहीं है और सीधे रूप में उन्हें हाईकमान की पसंद माना जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इस उम्मीदवार को लेकर जो तमाम धड़े एकजुट होते हैं या नहीं होते। क्योंकि पिछले अगर हम अभी विपक्ष के नेता की जब बात थी चुनने की हरियाणा विधानसभा में, उस समय भी करीब 1 साल का समय कांग्रेस हाईकमान को लगा और इसी वजह से ही वो चुनाव जो है वो जो विपक्ष के नेता का था वो 1 साल तक लटकता रहा और बाद में हुड्डा का नाम उन पर सहमति बनी। तो ऐसे में अभी भी देखिए कि जब यह एक बड़ी चुनौती है कि करमबीर बौद्ध को उम्मीदवार तो बना दिया है, क्या सभी विधायक उनके नाम पर सहमत होंगे और क्या पहले के चुनावों की जो है वो उसको देखते हुए अब सभी विधायक एकजुट होकर उनके पक्ष में मतदान करेंगे। क्योंकि इसमें सीधे रूप में जैसे अभी महेंद्र जी बता रहे थे कि किस तरह से जो फार्मूला रहता है कि 31 के वोट जो है वो दोनों उम्मीदवारों को चाहिए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो बचे हुए वोट हैं और इनेलो के वोट हैं, निर्दलीय वोट हैं, उसके अलावा जो करीब 9 वोट जो है वो कांग्रेस के चाहिए ताकि जो तीसरा उम्मीदवार आएगा वो अपनी रास्ता अपना बना पाए। तो ऐसे में जो फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस का जो बिल्कुल अमित, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी करमबीर बौद्ध जुड़ चुके हैं। करमबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर और सबसे पहले तो आपको हरियाणा न्यूज की तरफ से बहुत सारी बधाई। थैंक यू। हरियाणा न्यूज को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मेरी खबरें काफी आते रहते हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा न्यूज का। बिल्कुल करमबीर जी, और देखिए इंतजार हम काफी देर से कर रहे थे, लेकिन साथ साथ चर्चा भी कर रहे थे कि आपका नाम फाइनल है और आपके नाम पर अंतिम मुहर लगेगी और अब तस्वीर सामने आ चुकी है, लिस्ट सामने आ चुकी है आधिकारिक तौर पर। लेकिन करमबीर जी बहुत देर हो गई, आज नामांकन का आखिरी दिन है और अब सुबह सुबह ये लिस्ट जारी हुई। नहीं, ये काफी राज्यों का था मामला और बैलेंस बनाने के लिए सरकार जो है ना कांग्रेस इस प्रकार का थोड़ा देरी हो सकती है और उसमें कोई खास बात नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का और आदरणीय हमारे जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जो है ना वेणुगोपाल जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी और जो है ना के राजू जी और डॉक्टर अनिल जैन जी जो राष्ट्रीय जो है ना कांग्रेस है उनका, और जो प्रदेश में है वो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, बहन शैलजा जी का और हमारे राव नरेंद्र सिंह, हमारे जो है ना जो प्रभारी हैं जो है ना उनका और सुरजेवाला जी का। यह तमाम हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं मैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे आदमी पर विश्वास किया जननायक राहुल गांधी जी ने, पूरी पार्टी ने, तो मैं उसके ऊपर खरा उतरूंगा। बिल्कुल करमबीर जी, और देखिए जो मेरा अगला सवाल था वो इसी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि आपने अपने तमाम नेताओं का नाम ले दिया जिनके बीच में अक्सर ये चर्चाएं रहती हैं कि लड़ाइयां होती हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि आप किसी भी गुट से जुड़े हुए नेता नहीं है और इसीलिए हाईकमान की आप पहली पसंद है।
मैम, आप लोगों ने, आपके टीवी चैनल ने बहुत ही बैलेंस खबर चलाई, और जो प्रैक्टिकल, मैं सचिवालय में प्रशासकीय अधिकारी था, और ये मामला आपका मीडिया का भी काफी मेरे पास साथी आते थे, मेरी एक्टिविटीज का पता है सचिवालय में। तो आपने जो बैलेंस मेरी खबरें चलाई, पहले तो उसका धन्यवाद। रही बात, हम राहुल गांधी जी के साथ, हम कांग्रेस के साथ हैं, और यही मेरे को जो है ना लाने का ये भी एक तो हो सकता है कि हम सभी को, और जो इस प्रकार की जो बात वाली बात तो नहीं है, मैं सभी से मिला हूँ, सभी ने बढ़िया आशीर्वाद दिया है, सभी से मैंने बात करी है, और जो है ना कुछ एमएलए रह गए उनसे मैं बात करूंगा। हमारे लिए सारे कांग्रेसी हैं, और कम से कम हम जो है ना सबको इकट्ठा करने के लिए प्रयास करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि कांग्रेस मजबूत हो और इस देश में भाईचारा बने। आज देश जो है ना बड़े खतरे में जा रहा है, देश को जो है ना अंधकार में लिया जा रहा है, संविधान खतरे में है, उनके सारे अधिकार जो थे वो खत्म किए जा रहे, खासकर दलितों के अंदर फूट डाली जा रही है। उनके बात तो अंतिम जो है पायदान की बात तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, तो उसके ऊपर भी हम इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। बिल्कुल करमवीर जी, लेकिन एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। देखिए, आपके नाम पर चर्चा तो हम लगातार कर रहे थे, ये भी बता रहे थे कि क्यों आप पसंद है हाईकमान को, क्यों आप पहली पसंद माने जा रहे हैं। करमवीर जी, क्या आपको पहले से संकेत थे या अभी आपको तुरंत पता चला है? मैम, 23 तारीख को मैं जननायक राहुल गांधी जी से हमारी मीटिंगें थी, और वहाँ जब मैंने उनको बहुत नजदीक, जबकि उससे पहले भी मैंने यहाँ पंचकुला में एक मीटिंग करवाई थी इलेक्शन से पहले सामाजिक संगठनों की, और उसमें मैंने किसी भी कांग्रेसी को जो है ना मैं अंदर नहीं आने दिया। हमने बात करी थी कि ये हमारा जो प्रोग्राम है वो सामाजिक है, तो उन बातों को लेकर जो है ना हमने राहुल गांधी जी की एक मीटिंग कराई, और तो हमें पर 23 तारीख को जननायक राहुल गांधी जी से बिल्कुल मैं बहुत नजदीकी से हमने मीटिंग करी, बातें रखी, और उनमें देखा, उनमें भावना जो थी इस देश के अंदर, जो संघर्ष थे, जो इस देश के अंदर समता, समानता, बंधुता की बात करते थे। गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब सोहान, तोड़ बड़ सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। और ऐसे ही भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान महावीर जी ने कहा, देश के बाबा साहब ने कहा, ज्योतिबा फुले ने कहा कि इस देश में सारे सम्मान हो। तो राहुल गांधी जी को हम एक नेता के रूप में नहीं, एक हमारे महापुरुष के रूप में देख रहे हैं, जो इस देश के तमाम लोगों को बराबरी की तरह से देखना चाहता है। वो हमारे दिल को छुआ, और उस दिन से हमने प्रण कर लिया था, जरूर ने मुझे टिकट मिले, मुझे एमपी जाना, मेरे बनना, बिल्कुल कोई ये मांग नहीं थी हमारी। हमने राहुल गांधी जी को देखा, और हम सारी जिंदगी उन विचारों पर लगाई। आगे भी हमारी जिंदगी जो राहुल गांधी जो हम बात करते थे वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं, हमारे महापुरुष कर रहे हैं। इसलिए हमने बिल्कुल उन विचारों के लिए जननायक राहुल गांधी जी के साथ नछावर करने का प्रण किया था 23 तारीख को। बिल्कुल करमवीर जी, और देखिए आपकी बातों से भी साफ पता चल रहा है कि हाईकमान से आपके काफी अच्छे रिश्ते हैं। काम करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलते, जो काम दिया जाता है उसको दिखावे के लिए, फोटो के लिए काम नहीं करते। अभी मेरी हिमाचल में ड्यूटी लगी, मैं प्रभारी हूँ, तो आप मेरा बैकग्राउंड निकाले, मैं बिल्कुल अपनी फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में विश्वास नहीं करता। तो बिल्कुल करमवीर जी, देखिए इसी बात को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि सुर्खियों में आप भले ना रहें, लेकिन ये जो फैसला सामने आया है वो कई लोगों के लिए शॉकिंग है, क्योंकि जो लोग ज्यादा खबरों में डेप्थ में नहीं रहते उनके लिए आपका नाम बहुत चौंकाने वाला नाम है। मैम, जो है ना काम तो मैंने सामाजिक विषयों पर काफी हाई लेवल पर किया है, उदित राज जी के साथ, राजेंद्र पाल गौतम जी, नील जैन जी, रतनलाल जी, पूरे देश में काम किया है, जाके लोगों को, डाउन टोडन लोगों को हम लोग प्यार किया है। और रही बात, हम ज्यादा खबरों में या सोशल मीडिया में प्यार आदमी हो गए, फोटो खिंचवाने वाले आदमियों में नहीं है, हम प्रैक्टिकल आदमी है। और प्रैक्टिकल आप देखोगे, जो मुझे इतना प्यार दे रही है पार्टी, उसके लिए आपको कुछ समय के बाद दिखेगा, मैं और गति से भी काम करूंगा। बिल्कुल करमवीर जी, हमारे साथ अमित तिवारी भी हैं, वो भी आपसे कुछ जानना चाहते हैं। अमित, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप करमवीर जी से? करमवीर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सबसे अहम बात एक यही है कि कई बड़े चेहरों का नाम जो चल रहा था इस दौड़ में, अशोक तंवर का भी नाम था, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी रहे हैं, उनका नाम भी था, जयवीर वाल्मीकि जी का भी नाम था। तो ऐसे में कई बड़े चेहरों के नाम के बीच आप जो है यह जीत आपको हासिल हुई, आपने उन्हें पछाड़ कर आपको टिकट दिया गया। तो क्या माना जाए कि किस वजह से जो है हाईकमान ने आप पर भरोसा जताया, किस वजह से उन तीनों जो नाम चल रहे थे उनको पछाड़ कर आप आगे बढ़ गए, इसके लिए आप क्या मानते हैं? पहले तो आपका बधाई के लिए धन्यवाद, आपके टीवी चैनल का धन्यवाद। दूसरा,
आप लोगों ने जो मेरी कार्यशैली थी वो बिल्कुल अपने चैनल पर चलाई, मैंने उसको बहुत बार देखा। आपके टीवी चैनल का धन्यवाद, क्योंकि जो चीज थी वही आपने चलाई। दूसरा, जहाँ तक बड़े नेताओं की बात है वो भी हमारे आदरणीय है। अब मुझे मौका दिया है तो मेरे ऊपर जो भार आया है मैं उसको बखूबी से निभाऊंगा। और मैं सारी जिंदगी अगर देखोगे सर्विस के दौरान भी हर शनिवार इतवार को हम अपनी गाड़ी को लेकर स्लम एरिया में जाते थे, बच्चों को एजुकेशन करवाते थे और बच्चों को पढ़ाने का काम था। यानी हमने अपनी नौकरी के साथ साथ समाज को जागृत करने का काम किया। लो कास्ट मैरिज करवाई, जाति भिन्न समाज के लिए भी हमने स्थापना की। लोगों में जो अंधविश्वास है उसको तोड़ने का काम किया, समाज में भाईचारा बढ़ाने का काम किया। तो इसलिए शायद सरकार ने या आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारे जो नेता हैं उन्होंने इस बात के लिए फैसला किया होगा। तो हमारे लिए वो भी आदरणीय जो सीनियर हैं, हम उनके साथ भी मिलकर काम करेंगे। बौद्ध जी, सामाजिक आंदोलनों की बात अलग है, लेकिन कांग्रेस की सियासी तस्वीर अलग रही है। यहाँ जो है वो गुटबाजी, धड़ेबंदी हावी रहती है। तो इन सबके बीच में पहले भी राज्यसभा चुनाव के अनुभव जो है वो कड़वे रहे हैं कांग्रेस के लिए। तो क्या माना जाए कि इस स्थिति में आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, आप कितने आश्वस्त हैं, कितने तमाम धड़े आपसे संतुष्ट रहेंगे, तमाम विधायक संतुष्ट रहेंगे, क्या कितने आश्वस्त हैं आप करमवीर जी? मैं सबके पास गया हूँ और मुझे बहुत इज्जत मिली है। मेरे लिए सारे बराबर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मुझे नहीं लगा उनके अंदर कोई धड़ेबंदी है। और उसी कारण जो ना अगर कोई बात ऐसी लगती है तो हम उस धड़ों में अगर कहीं थोड़ा सा भी अगर कुछ समय तो मुझे तो नहीं लगा, लेकिन कुछ है तो वो खत्म करने का भी हम प्रयास करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय है वो। क्योंकि आने वाले समय में हमने हर हालत में कांग्रेस की सरकार बनानी है और देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और हम छोटे मोटे जो सिक्के गिलवे हैं उनको दूर करने का भी काम करेंगे और मिलकर आवाज उठाएंगे। जी भावना। बिल्कुल करमवीर बौद्ध जी। और देखिए, ये लगातार इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि गुटबाजी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए रहती है। क्या पहले से कोई रणनीति आपके पास की, अब तो आपका जाना लगभग तय माना जा रहा है, तो कोई रणनीति आपके पास है कि कैसे कांग्रेस को एकजुट करना है, कैसे संगठन को एक साथ लेकर चल पाएंगे? अगर वो पिछले उसमें दौर में नुकसान हुआ या हम टाइम पर संगठन नहीं बना पाए तो वो कमजोरी थी हमारी। और उस कमजोरी को दूर करने के लिए राहुल गांधी जी ने 10 बार कहा, खासकर दलित पिछड़ों के लिए, कि 82 के बाद 84 के बाद जो काम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को होना चाहिए था वो शायद कांग्रेस ने नहीं किया। और उसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। उसकी वजह से साहब कांशीराम जी ने एक नया आंदोलन चलाया, क्योंकि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जो ने सुरक्षित जगह मानी जाती थी कांग्रेस। और वही चीज अब जो ना कांग्रेस भी समझ रही है कि ये लोग जो आपके बेसिक के वोट थे वो दूर होते जा रहे थे, तो उनको इकट्ठा किया जाएगा। और जहाँ आपस में अगर कुछ बात है तो मुझे लगता है कि हमने उन पिछली बातों से जो ना कुछ समझकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम सरकार बना पाएंगे। बिल्कुल करमवीर जी, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात कि प्रशासनिक कार्य, सामाजिक कार्य आपने भरपूर किए, लेकिन राजनीति पूरी तरह से एक अलग टॉपिक हो जाता है, अलग ही खेल रहता है राजनीति में। मैम, मेरा सामाजिक दायरा ही रहेगा, मैं राजनीतिक के शायद कम बन पाऊंगा। मैं बिल्कुल लोकसभा, राज्यसभा में भी चला जाऊंगा तो भी मैं सामाजिक रहूंगा, सामाजिक मुद्दों पर रहूंगा। और मेरे अंदर राजनीतिक जो भावना है या इधर उधर की बात या कुछ देर कुछ का, वो मेरे शायद सामने नहीं आएगी। हम जननायक राहुल गांधी जी के साथ रहेंगे, पद मिले या ना मिले हम काम करेंगे। बिल्कुल करमवीर जी। और देखिए, लेकिन कांग्रेस में ये लाइन बहुत कम सुनने को मिलती है कि पद मिले या ना मिले हम काम करते रहेंगे। मैम बिल्कुल भी मैंने 23 तारीख को अनाउंस कर दिया था। और शिमला में एक हमारी मीटिंग थी जिसमें सभी नेता थे शिमला के, वहाँ भी हमने डिक्लेयर किया। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल गौतम जी, वो बहुत बड़े त्यागी हैं जिन्होंने मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री पद त्याग दिया था। तो उस हालात को देखते हुए पद कुछ नहीं है। आज अगर बाबा साहब या इस देश के लोग ना होते तो हम कहाँ होते। तो इसलिए हम राहुल गांधी जी को बाबा साहब के रूप में, ज्योतिबा फुले के रूप में, तमाम हमारे जो महापुरुष देश में जो समता, समानता और बंधुता का काम करते थे, सबको बराबर रहे, सबको सम्मान मिले, सब भाईचारे से रहे, उन महापुरुषों की तरह राहुल गांधी जी चल रहे हैं और पार्टी के अंदर वो दिख रहा है। थैंक यू मैडम। बिल्कुल करमवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। तो हमने देखा मुहर लग चुकी है और खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। इसके साथ ही अपने एजेंडे को लेकर भी स्पष्ट है कि क्या करना है, क्या रणनीति है। अमित, आप तक आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल। देखिए भावना, सबसे अहम बात है कि पहले तो कांग्रेस में जो टिकट की लड़ाई जीतना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात हो, लेकिन कांग्रेस में ज्यादा है क्योंकि जब 3 बड़े बड़े धुरंधरों के नाम चल रहे हो, उनके बीच में एक चौथे का नाम आए जिसका राजनीतिक अनुभव जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ऐसे में और कोई कद भी नहीं रहा राजनीतिक तौर पर, क्योंकि सरकारी सेवा से वे उन्हें 5 साल पहले ही वे रिटायर हुए। उसके बाद सामाजिक आंदोलनों में जरूर ज्यादा सक्रिय रहे, कांग्रेस में भी सक्रिय रहे, लेकिन उतना नहीं रहे। तो ऐसे में उन्हें टिकट मिलना अपने आप में उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है ही। एक तरह से सीधे रूप में उनका चेहरा आगे आ गया पूरे प्रदेश के सामने, देश के सामने। कांग्रेस की हाईकमान की ओर से जो लिस्ट जारी की गई उसमें उनका नाम आ गया, तो ऐसे में उन्हें खुशी होना स्वाभाविक भी है। लेकिन ये लड़ाई अलग है, हरियाणा में लड़ाई अलग है। हालांकि देखिए, कांग्रेस के पास अभी भी 2 दलित समुदाय से, ऐसे समुदाय से 2 सांसद हैं लोकसभा के, शैलजा कुमारी है, बुलाना है। तो ऐसे में तीसरा भी उन्होंने सांसद पर जब भरोसा जताया तो वो ऐसे समुदाय के व्यक्ति पर ही भरोसा जताया कांग्रेस हाईकमान ने। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत ही उन्हें मैदान में उतारा गया होगा। लेकिन अब तीसरा उम्मीदवार कितना अपना ताकत के साथ आता है, किस तरह से उतरता है, यह सब चीजें जो है वो उनके तीसरे उम्मीदवार के आने के बाद ही सामने आएगी। और भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति तीसरे उम्मीदवार को लेकर अपनाती है। कांग्रेस के जो कई विधायक होंगे ऐसे जो असंतुष्ट रहे होंगे और कई गुटबाजी के चक्कर में भी रहते हैं। हालांकि बोर्ड ने सबको साधने की रणनीति के तहत ही सबका नाम लिया, सबका आभार जताया, ये हमने देखा है। उन्होंने तमाम जो बड़े नेता है, चाहे वो रणजीत सुरजेवाला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, और जो दूसरे पार्टी के जो हाईकमान में जो सक्रिय नेता है, केंद्रीय नेता है, उनका नाम लिया। और बार बार वे राहुल गांधी को भी जननायक कहकर संबोधित कर रहे थे, यानी सीधे रूप में उनका कहना था कि वे जननायक के रूप में राहुल गांधी को बोल रहे हैं। तो इसका सीधा स्पष्ट संदेश है कि मैं राहुल गांधी का आदमी हूं और उनके ही कहने से मैं यहाँ चुनाव मैदान में उतरा हूं। तो सबको साधने की रणनीति के तहत ही उनका बयान जो संतुलित जो आया। हालांकि उन्होंने एक बात और भी स्पष्ट की कि वे सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं और समाज में ही सक्रिय रहेंगे, भले पद मिले या ना मिले। लेकिन यह कांग्रेस में आने के बाद सब चीजें, तस्वीरें बदल जाती है। पहले निर्विवाद नेता के रूप में निष्पक्ष बिना किसी गुटबाजी के नेता आता तो है, लेकिन आते ही वो गुटों में घिर जाता है, किसी गुट की शरण में चला जाता है। बोर्ड के साथ क्या होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन पहले उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि चुनाव मैदान में नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद जो तीसरा उम्मीदवार अगर उतरता है तो चुनाव की स्थिति क्या रहेगी, सबको साथ सकेंगे क्या, सबको बांध सकेंगे क्या, इस तरह की तमाम बातें जो है वो बोर्ड के सामने एक चुनौती के रूप में रहने वाली है। जी भावना। बिल्कुल अमित, लेकिन जिस तरह से हम बात करें संतुलित बयान की, कांग्रेस में ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई आया और बैलेंस्ड बयान देकर गया हो, जिससे कोई विवाद खड़ा ना हुआ हो आपस में ही, कांग्रेस में ही। ये बड़ी बात है और शायद यही इस बात को दर्शाता है कि आखिर क्यों करमबीर बौद्ध के नाम पर फाइनल मुहर लगी है। महेंद्र, जिस तरह से अभी भी आपने करमबीर बौद्ध को सुना, सीधे हाईकमान से संबंध उनके बयानों को अगर हम समझे, क्योंकि राजनीति में हर बयान का कोई ना कोई मायना जरूर होता है, अगर उनके बयान को हम ठीक तरीके से समझे, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि हाईकमान की पहली पसंद है करमबीर बौद्ध। बिल्कुल भावना, देखिए मैंने करमबीर बौद्ध को अभी सुना था। एक तो बात तय है कि वो सीधे हाईकमान के संपर्क में हैं और वहीं से उनको यहाँ राज्यसभा चुनाव के लिए भेजा गया है। दूसरी बात जो उनके संबोधन से मैंने सुनी है कि वो बेहद सरल है, राजनीतिक प्रभाव अभी उनके अंदर ज्यादा नहीं है। और जहां तक ये कहें कि हरियाणा के जो कद्दावर नेता हैं उनके साथ भी उनका कोई ज्यादा संपर्क दिखाई नहीं देता, यानी कि वो जो कुछ भी है इस चुनाव में वो हाईकमान के भरोसे पर आए हैं। लेकिन जिस तरह से हम पूर्व के 2 राज्यसभा चुनाव की बात करें भावना, तो सिर्फ इतना सरल नहीं होता कि उनको विधायकों का समर्थन पार्टी के लिहाज से मिल जाएगा। कई तरह के जो प्रेशर हैं वो राज्यसभा चुनाव में सक्रिय रहते हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रेशर का मैं खुलकर जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन कई तरह के प्रेशर होते हैं जो राज्यसभा चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जिस तरह से करमबीर बौद्ध जो हैं उनका कोई ज्यादा लंबा राजनीतिक कैरियर नहीं है हरियाणा के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि 37 जो विधायक है कांग्रेस के, उनके साथ भी कोई उनका ज्यादा संपर्क मुझे दिखाई नहीं दिया कि उनका ज्यादा संपर्क उनके साथ रहा है।
भले ही उन्होंने संगठन में कुछ काम किया हो, लेकिन हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा नाम अभी तक उनका नहीं हो पाया था। और जिस तरह से हमारे सहयोगी अमित जी ने जिक्र किया कि पहले से हरियाणा में 2 एससी समुदाय के सांसद हैं और वो उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से करमबीर बोध आते हैं। देखिए, ये जो है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जरूर हो सकती है कि उन्होंने उसी समुदाय से एक और प्रत्याशी जो है राज्यसभा के लिए उतारा, लेकिन जिस तरह का जिक्र करमबीर बोध ने किया कि एससी समुदाय को बांटने का काम किया जा रहा है, तो वहां से ये प्रश्न ये भी निकल कर आता है कि एससी समुदाय में और भी जातियां आती हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व का इंतजार है। तो कांग्रेस की तरफ से पहलू भी है कि आखिर क्यों यह फैसला लिया गया। करमबीर बोध मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको जिम्मेवारी मिली है, राज्यसभा पहुंचाया है कांग्रेस ने, उम्मीदवार घोषित किया है, क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद खासकर हरियाणा चैनल का, जिन्होंने कल रात से एक जो खबर चलाई, जो पूरे हरियाणा के लोगों ने उस खबर के ऊपर फूल चढ़ाए, तो मैं धन्यवाद करता हूँ चैनल का। जी, क्या मानते हैं, क्या वजह रही आपको चुना गया, उसके पीछे क्या कुछ कारण रहे? देखो, सबसे पहले मैं दुनिया को रास्ता दिखाने वाले तथागत बुद्ध को, बोधिसत्व बाबा साहब को और तमाम महापुरुषों को, जो इस देश में समता, समानता और बंधुता चाहते थे, सब बराबर रहूं। जैसे मैं एक दोहा कह के अपनी बात शुरू करूंगा। हमारे जो गुरु जी ने कहा था, रविदास जी ने, कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोड़ बड़ सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी इस विचारधारा के आदमी है, और उन्होंने जो ना ऐसे इंसान को चुना है जो इस विचारों पर पूरी जिंदगी निकाली है। सचिवालय में बैठ के मेरे पास कोई भी आया, हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो इस प्रकार से उन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय जो है जननायक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे वेणुगोपाल जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो त्यागी हैं, बाबा साहब के बाद दूसरे अगर दलितों के कोई बड़े नेता उभर के आ रहे हैं तो वो राजेंद्र गौतम जी है, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री दिया था, के राजू जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, या तमाम जो लीडर हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। दूसरा, आपके टीवी के चैनल के माध्यम से जो हमारे हरियाणा प्रदेश के जितने सीनियर लीडर हैं, आदरणीय जो है ना हुड्डा साहब, बहन शैलजा जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हमारे जो अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र जी, हमारे जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी, या तमाम सारे एमएलए जो खासकर जो मेरे साथ सपोर्टर, जो मेरे विचारधाराओं, मेरे संगठनों से जुड़े हुए लोग थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि बड़ी जिम्मेवारी दी है साथियों। वो जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। हम मिलकर, ऐसा ना हो जो राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा विश्वास किया है, हम उसको पीछे नहीं होने देंगे। जी सर, क्या वजह रही कि आपको उम्मीदवार बनाया, क्या कुछ उसके पीछे कारण रहे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वजह तो नहीं, मेरी जो ड्यूटी लगाई, मैंने नौकरी के बाद कांग्रेस ज्वाइन की, क्योंकि मेरे विचार कांग्रेस से मिलते थे। और अगर देखा जाए तो अगर जब से कांग्रेस बनी, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए जितने काम किए वो शायद कांग्रेस के मुकाबले में किसी ने नहीं किए। लेकिन 23 तारीख को जननायक राहुल गांधी जी से हमारी जो है ना मीटिंग थी दिल्ली के अंदर इंदिरा भवन में, तो उन्होंने जो बातें रखी वो हमारा दिल छू गया। और मैंने खड़े होकर रिक्वेस्ट की कि सर, हम एमएलए एमपी बनने के लिए आपके पास नहीं आएंगे। अगर बाबा साहब ना होते या हमारे महापुरुष ना होते तो आज हम ये बढ़िया कपड़े पहनने वाले नहीं होते। तो राहुल गांधी जी ने उनकी विचारधाराओं को लेके कि इस देश के अंदर अगर शरीर के अंदर कहीं भी चोट है, दर्द है, तो पहले हमें दर्द और चोट को दूर करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी उस नीति के ऊपर चले हुए हैं। भले ही उनको चाहे उसका कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता हो, लेकिन उनके मन के अंदर जो बसा हुआ है कि मैं इस देश का, जब तक सारे बराबर नहीं होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, या सबको समान अधिकार मिलेंगे, इस लड़ाई के लिए हम उनके जो है ना फैन है। जिस प्रकार से लगातार दूसरे नेता हैं जो सवाल उठाते हैं कि गुटबाजी, कहीं ना कहीं ये भी कारण माना जा सकता है कि आप किसी गुट से जो है संबंध नहीं रखते थे, आप सभी को साथ लेके चलने वाले थे। ऐसा है, मैंने कल जैसे किया, ये तो मेरे उसमें ही नहीं है। मैं तो वही मैंने बात कही, मैं समता, समानता और बंधुता में विश्वास करने वाला हूँ, और मैं टिकटार्थी नहीं हूँ। मैं टिकट मांगने के लिए लाइन में नहीं लगूंगा, कभी भी नहीं लगूंगा, मैं वादा करता हूं आपके टीवी पर से। लेकिन सबसे पहले मैंने जैसे ही मेरे पास मैसेज आया कि भी जो है ऐसे कुछ होने जा रहा है, टीवी में भी आप लोगों ने चलाया, तो मैं आदरणीय हुड्डा जी के पास गया। उन्होंने मुझे चाय पिलाई, लड्डू खिलाया, तबकी दी, और उसके बाद मैंने बहन शैलजा से बात करी, क्योंकि वो टिकट ऑलरेडी बुक थी। उन्होंने गुजरात शादी में जाना था, जबकि मेरे भी दोस्त हैं डिप्टी सीएम आंध्र प्रदेश के, वहां जाना था, तो इसलिए वो कल लागी भाई आप आओ। रणदीप सुरजेवाला जी एयरपोर्ट पर जा चुके थे। मैंने कहा सर कहाँ जा रहे हो? वो वापिस आ गए,
और जो है ना उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से बात करी मैंने, तो वो कल आगे जो है ना मैं बीमार हूँ, मैं उनको भेजता हूँ, वीरेंद्र जी को भेजता हूँ। रही बात हमारे दोनों जो है ना जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं या जो है ना हमारे जो प्रभारी हैं वो आगे बैठे हैं, तो मुझे तो नहीं लगा कि आपस में किसी ने, मेरे को तो बिल्कुल आदर दिया और मैं तो इसी आदर भाव सबके पास जाऊंगा। जी बिल्कुल, माना जाए कि जिस प्रकार से टोटल आपके जितने भी विधायक हैं वो पुरजोर तरीके से आपका साथ देंगे। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है साथ नहीं देंगे, साथ नहीं, वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। उनका भाई है, उनका छोटा भाई है, वो मेरे से सीनियर है, उनसे भी मैं शिक्षा लूंगा। और क्योंकि राजनीतिक बातें कुछ होती, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा आपकी टीम से कि मैं राजनीति नहीं बनूंगा, मैं एक सामाजिक आदमी रहूंगा। मैं अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचूंगा मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया या और बनूंगा, नहीं ना, मैं वो कभी चीफ गेस्ट बनने में खुश होता जब मैंने काम किया, कुछ बिल्कुल खुश नहीं होता। मैं बैठता हूँ तो सबसे पिछली लाइन में बैठता हूँ, अभी मैं पिछली लाइन में बैठूंगा। तो इसलिए ये जो बातें हैं जो आपस में जो उनका सपोर्ट का है, तो उनको मेरा इतना प्यार है, मैं उनको सबको कोई मैं कहता हूँ कि सारे ही मेरे साथ जो भी बात करा मुझे बधाई दे रहा, फोन करके बधाई दे रहे। सर भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया, संजय भाटिया, आपको भी कर दिया है। माना जाए तो दोनों का जाना तय है। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार आने के, अगर निर्दलीय उम्मीदवार आते हैं तो मुकाबला किस प्रकार से देखते हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिल्कुल एकजुट है। हमारे एमएलए, हमारे नेता सब सजग हैं और हमें कहीं शक नहीं लगता कोई एमएलए में हमारे में जो है किसी प्रकार की कमी हो या किसी मन में कोई शंका हो। तो इसलिए 31 आदमियों की जो है वो चाहिए, हमारे पास 37 है। हम बिल्कुल आसानी से जो है जीत की तरफ जा रहे हैं और जीतेंगे। निश्चित रूप से कह सकते हैं जिस प्रकार से आप जिक्र करते हुए नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कुमारी सैलजा का, रणदीप सिंह सुरजेवाला का, चौधरी वीरेंद्र सिंह का, कि मानते सबको आप एक साथ लेकर चल लेंगे? मानते नहीं है, मेरे आदरणीय हैं, मना लूंगा मैं बच्चा हूँ ना, छोटा गलती भी करेगा तो माफ करेंगे, वो हो ही नहीं सकता, मैं सबके पास जाऊंगा। सर एक अभियान भी आपने चलाया था, संविधान बचाओ अभियान, काफी सक्रिय नजर आए थे उस समय, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि वो भी फैक्टर रहा है। संविधान का तो देखो हम शुरू से ही थे नौकरी में आए, जब भी संविधान के अनुसार हमें नौकरियां मिली और संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, तो इसलिए वो काफी बड़ी मुहिम चलाई हमने, जैसा कि आप कह रहे हैं। उसके साथ साथ हमने बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया। हर शनिवार इतवार को मैं, मेरी बीबी भी, मेरे साथ कई ब्यूरोक्रेट्स भी, हम जाके लोगों में काम करते थे। तो वो काम हम अब भी कर रहे हैं। अभी जब भी तो काम, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं अपने लोगों में जाकर वहाँ मैं नेता बन के नहीं बैठूंगा कभी भी। कभी मेरी फोटो नेता के रूप में आपको नहीं दिखेगी, ये मैं वादा करता हूँ। मेरी फोटो आएगी आम कार्यकर्ता के रूप में आएगी और वो काम मेरा लगातार रहेगा। लोकसभा और राज्यसभा में जाने के बाद प्रदेश के जो इशूज है, प्रदेश के भी है, राष्ट्रीय इशूज भी हैं, क्योंकि राष्ट्रीय इशू से हम जुड़े हुए हैं, वो सारे इशू हम राज्यसभा में उठाने का काम करेंगे और एक नई चीज हरियाणा को भी पहचान करवाने का काम करेंगे। सर आखिरी सवाल रहेगा, सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और किन मुद्दों को इन कह सकते हैं कि भविष्य में अगर आपको जिस प्रकार से उम्मीदवार बनाया है, अगर आप राज्यसभा पहुंच जाते हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाने का काम किया जाएगा? मैं सबसे पहले तो पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों का, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है और जिन्होंने काम भी नहीं किया है, जो मेरे विश्वास करते हैं, और उनको मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। दूसरा, जहां तक मुद्दों की बात है, आप नेशनल लेवल पर देखोगे, अगर आप देखोगे अमेरिका के साथ जो है ना किस तरह से जो है ना अमेरिका जो टैरिफ लगाने की बात करता है, अपने हमारे उस पर सामान पर अपना फ्री देने की बात करता है, ये और इस तरह के जो इशूज आएंगे तो उसको भी हम राज्यसभा में उठाएंगे। दूसरा, जो किसानों का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा किसानों का। बेचारा जो किसान है वो जितना काम करता है उसको आमदनी नहीं होती, वो बेचारा सुसाइड कर रहा है, तो उसके जो है MSP नहीं मिल रहा, उनके समय पर फसल नहीं बिकती, या कोई भी आपदा आती है तो उसको समय पर जो है राहत नहीं मिलती। तो ये इस तरह के मुद्दे, हमारा जो है ना पूरे देश का बैकलॉग है, खासकर हरियाणा का 75,000 का शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग है। दूसरा, एक जो है पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का केस आया कि DSC OSC बनाया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री उसको बड़ी बड़ी बातें लेके छोटे हाथ करके कहते हमने कर दिया। भाई लंका तोड़ दी, तुम्हारी नालायकापन है कि समाज में आज तक जो है ना हमारे समय पर नौकरी नहीं दे पाई। उन लोगों को जो है ना आज हरियाणा के अंदर 1.5 लाख स्वीपर जो आउटसोर्सिंग, जो सबसे गरीब आदमी है, तुम्हारी 12 साल से सरकार है, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं दिया? आप आज DSC के बड़े प्रोग्राम करके जो ना बातें करते हो कि DSC OSC जो ना खागे, तो वो जो ना हालात मैं बना रहे हो, लेकिन आप उसके बाद क्या किया? समाज में फूट डाल दिया। आज पूरे देश का जो पढ़ा लिखा आदमी है
उसको आपने अनपढ़ घोषित कर दिया, नॉट फाउंड स्टेबल कर दिया। कभी इस देश में नॉट फाउंड स्टेबल जो है ना मंत्री हुए, कभी सीएम की कुर्सी हुई। आप देखो एजुकेशन मिनिस्टर का हाल देखो, कहता है हमने फसल काटी डांगर चराई। यह कोई भाषा है? अंग्रेजी आप वोट मांगने जाओ तो अंग्रेजी बोलो, ये कोई भाषा है? तो इसलिए धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ राज्यसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार चुने गए करमबीर बौद्ध, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कोई भी गुटबाजी जो है नहीं है और मैं सबके साथ जो है चलता हूं। उन्होंने कहा कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलके आया हूं और उन्होंने मुझे जो है शाबाशी दी है। वहीं कुमारी सैलजा से उनकी बात हुई है, वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला से उनकी बात हुई है, वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह से उनकी बात हुई है। कहीं ना कहीं सभी जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको साथ में लेके चलने का संदेश देते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। और इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। करमबीर बौद्ध ने राहुल गांधी का आभार जताया। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी करमबीर बौद्ध ने आभार जताया। हरियाणा न्यूज पर खास बातचीत की। कांग्रेस उम्मीदवार करमबीर बौद्ध ने कहा, मेरे जैसे आदमी पर विश्वास जताने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। राहुल गांधी का आभार जताया। हरियाणा के तमाम बड़े चेहरों का नाम लिया और सभी का आभार भी व्यक्त किया है। कहा, दलितों के अंदर फूट डाली जा रही है, हम इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले भी आप कांग्रेस उम्मीदवार करमबीर बौद्ध को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के विचारों पर चलते रहेंगे। साफ तौर पर कहा कि मैं कोई टिकट आर्थी नहीं हूं, यानी मुझे टिकट की कोई इच्छा नहीं, बड़ा नेता बनने की कोई इच्छा नहीं। लगातार ऐसे ही सामाजिक काम मैं करता रहूंगा, पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। और राहुल गांधी का आभार करमबीर बौद्ध ने जताया। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी करमबीर बौद्ध ने आभार व्यक्त किया। हरियाणा के तमाम बड़े चेहरों का एक के बाद एक नाम लिया और सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही ये भी कहा कि दलितों के अंदर फूट डाली जा रही है, हम इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। कहा, राहुल गांधी के विचारों पर चलते रहेंगे। करमबीर बौद्ध ने राहुल गांधी का आभार जताया। हरियाणा न्यूज पर खास बातचीत की। आगे की रणनीति भी साझा की, क्या कुछ मुद्दे उठाएंगे और आगे किस लाइन पर वो काम करने वाले हैं। इन सभी चीजों को लेकर हरियाणा न्यूज पर उन्होंने खास बातचीत की है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी करमबीर बौद्ध ने आभार जताया। हरियाणा न्यूज पर खास बातचीत में तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखते हुए करमबीर बौद्ध नजर आए। राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया और साथ ही कहा कि दलितों के अंदर फूट डाली जा रही है और इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे।